शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सीखना नहीं होता, बल्कि इससे भी कई ज़्यादा अधिक होता है। शिक्षा उस देश उन लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जो है आजकल के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। आज हमारा विषय है कंप्यूटर साइंस के बारे में। नमस्कार, डीडी बिहार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। हमारे साथ आज के ख़ास मेहमान हैं, दिशाएं कार्यक्रम के ख़ास मेहमान हैं अमरनाथ पांडे जी, जो कि कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं और सवालों का जो ये है दायरा है उसको बढ़ाते हैं और सवाल शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर साइंस में छात्र अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं? कंप्यूटर साइंस में छात्र अगर वो इसमें अभिरुचि रखते हैं तभी वो इस फील्ड में आएँ। कोई देखा देखी करके या फिर अपने पेरेंट्स के प्रेशर में वो इस करियर को नहीं चुने। ये बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है और इसमें एक टेम्परामेंट होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो जब तक उनको अंदर से अभिरुचि नहीं है उसमें ये नहीं जाएं, और अगर उनको अभिरुचि है तो इंटरमीडिएट जब वो कर रहे हैं तो उसमें वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें। मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन रखने से उनको ये फ़ायदा होगा कि जो ग्रेजुएशन में या फिर इंजीनियरिंग में वो पढ़ेंगे कोर्स, तो उनको बहुत आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसके अलावा एक और बात है कि जब वो इंटरमीडिएट में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो रखे ही, ऑप्शनल के रूप में वो कंप्यूटर साइंस का पेपर भी एक रख लें, या फिर कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन साइंस हो सकता है। तो ये एक पेपर रख लें, इसलिए कि वो आगे जब पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस को तो उसमें उनको बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही उनको आसान लगेगा, अच्छा आएगा, मज़ा आएगा, तो फिर पढ़ाई भी आसान होगी। तो ये दोनों बातें का ध्यान रखें। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अपने इंटरमीडिएट में रखें, और इसके अलावा वो एक ऑप्शनल पेपर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस जो भी बोर्ड के द्वारा वो चिन्हित पेपर है उसको वो रख सकते हैं, और इस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट के बाद करने के लिए। जब वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर वो दो तरह से उसको आप वो कर सकते हैं, या तो फिर वो प्योरली टेक्निकल कोर्स में जा सकते हैं, जो बीटेक का कोर्स होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वो उसमें जा सकते हैं, उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए उनको जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, या फिर जो दूसरे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं उसको, जैसे बीसीए है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारा जो कोर्सेज है इसमें वो जा सकते हैं, जिसका जेईई में तो सबका होता नहीं है, जेईई में सब लोग निकाल नहीं पाते हैं। इस कारण से जो बच्चे बचे हैं और जो कंप्यूटर साइंस में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन उसको रन कर रहे हैं। उनमें से कुछ है बीसीए, जैसा मैंने कहा, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, इसमें वो दाखिला ले सकते हैं और अपने जो कंप्यूटर साइंस में जो कैरियर है उसका शुरुआत वो पढ़ाई के रूप में कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों के मन में एक ये सवाल रहता है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है? देखिए, कंप्यूटर साइंस का जो पढ़ाई है वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। वो उसमें सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाया जाता है, वो बेसिकली कोडिंग और प्रोग्रामिंग उसमें सिखाया जाता है। तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो सिखाया ही जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होती है, नेटवर्किंग उसमें बताया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताया जाता है, उसमें डेटाबेस कैसे हैंडल कीजिएगा, डेटाबेस कैसे आप क्रिएट कीजिएगा, डेटाबेस कैसे मैनेज कीजिएगा, डेटाबेस कैसे रिट्रीव कीजिएगा, ये सारे बातों की जानकारी उसमें होती है। कुछ नेटवर्किंग का कोर्स होता है, कैसे आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कीजिएगा। तो ये सारा जो पढ़ाई है वो आपका है जो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का है। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर तो है ही है, इसके साथ हार्डवेयर में भी वो लोग करते हैं। मेन फोकस उन लोग का हार्डवेयर पे होता है, और हार्डवेयर के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये दोनों का भी समावेश रहता है, उसके भी कुछ पार्ट्स उसमें रहते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो दायरा है, जो चीज़ है, वो उसमें जो लोग भी कोर्स करते हैं उसमें वो सीखते हैं कैसे वो प्रोसेसर डिज़ाइन करेंगे,
कैसे वो चिप लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे वो फर्मवेयर तैयार करेंगे, कैसे वो स्टोरेज या मेमोरी को डिज़ाइन करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से समझाएं कि आपने आईफोन देखा होगा, आईफोन जो है, तो आईफोन में बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, जैसे उसका डिस्प्ले हुआ, उसका स्टोरेज हुआ, उसका मेमोरी हुआ, उसका प्रोसेसर हुआ। तो ये सारा जो डिज़ाइन करते हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर तैयार करते हैं। ये सारा डिज़ाइनिंग जो उसका होता है वो सारा कंप्यूटर जो इंजीनियर हैं वो बनाते हैं। अब इसको चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो अगर आईफोन है तो iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर साइंस वाले लोग, उसका जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं वो कंप्यूटर साइंस वाले लोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ऐप्स डिज़ाइन करते हैं वो कंप्यूटर साइंस वाले लोग करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों जो ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीमेंट करता है, और दोनों मिलकर ही एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट के रूप में वो सक्सेस होता है। जी बिल्कुल। ये कंप्यूटर साइंस में कितने कोर्स होते हैं और उसमें जो ना किस तरह से एडमिशन लिया जाए, क्या क्या योग्यताएं होती है, ये छात्रों के मन में भी होता है और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में भी शायद ये सवाल होंगे, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज़ का जहाँ तक बात है वो तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। राइट फ्रॉम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें हम तो सर्टिफिकेट कोर्स से लेके PhD कोर्स तक इसमें कंप्यूटर साइंस में होता है। इसमें सर्टिफिकेट एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें कि बेसिक जानकारी स्टूडेंट को, छात्रों को मिलती है, और वो बहुत सारे छात्र उसको करते भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उसको करवाते भी हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स करने का जो महत्व है उसमें है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है, कुछ किसी और सब्जेक्ट से किया है और आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, तो अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं और उसमें कुछ IT से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उसका कॉन्फिडेंस के साथ सही ढंग से जवाब दे सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट भी होता है बहुत जगह पे बैंकिंग सेक्टर में कि आप कुछ भी एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं कि नहीं किए हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे PG डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, है ना। उसमें जैसे कुछ अगर हम नाम ले तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर टेक्नोलॉजी होता है ना। तो बहुत सारे PG डिप्लोमा के भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा है आपका ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप टेक्निकल कोर्स की बात कीजिए तो बीटेक है, जैसा मैंने कहा। बीटेक के बाद फिर टेक्निकल कोर्स में एमटेक है जो रिसर्च बेस्ड है ना। बीटेक करने वाले है उसके लिए क्राइटेरिया मैंने बताया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए जो है वो जेई का एग्ज़ाम देंगे या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन बीटेक करवाती है उसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के बाद उनको उसमें एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स जिसका मैंने बात किया वो BCA और MCA है। BCA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स रहना चाहिए। और MCA का जो ये डिपेंड करता है, ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है MCA का जो क्राइटेरिया है उसमें ग्रेजुएशन में कोई यूनिवर्सिटी में, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में रहता है कि आप ग्रेजुएशन में BCA रखिए, BSc IT रखिए, BSc कंप्यूटर साइंस है, ये सब सारे एलिजिबल हैं। या फिर वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होगा, वो भी एलिजिबल होते हैं। BCA और MCA की आपने बात की सर, तो ना जो छात्र हैं उनके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या कंप्यूटर साइंस के कोर्स जैसे BCA और MCA डिस्टेंस मोड में भी किया जा सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, BCA और MCA डिस्टेंस मोड में भी किया जा सकता है और हो भी रहा है। बिहार में जो यहाँ पे नालंदा खुला विश्वविद्यालय है जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो पढ़ाई होता है। और इसका एक फ़ायदा ये है डिस्टेंस मोड पे करने का कि जो स्टूडेंट जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कहीं बाहर जाके पढ़ना, या फिर उनके एरिया में, उनके लोकेलिटी में बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय या और दूसरे जो दूरस्थ शिक्षा के केंद्र हैं वो उनको एक प्रोविज़न, एक फैसिलिटी देते हैं कि वो अपने घर बैठे अपने एरिया में रहकर वो उस कोर्स को कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में वो उस कोर्स को कर सकते हैं। उसके लिए विश्वविद्यालय उनको स्टडी मटेरियल मुहैया करवाती है, घर पे वो स्टडी मटेरियल उनके पास दिया जाता है, कुछ कंटेंट दिया जाता है वो अब ताकि अपने मोबाइल डिवाइस में, आजकल तो कंटेंट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, तो हार्ड कॉपी के साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल के साथ साथ उनको कंटेंट भी दिया जाता है ताकि वो घर बैठे उसको पढ़ सकें। और ब्लेंडेड मोड में चलता है, ये जो टीचिंग है वो ब्लेंडेड मोड में चलता है। कुछ क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन मोड में होते हैं, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं
प्रैक्टिकल क्लासेस सारा जो है वो नियरेस्ट स्टडी सेंटर पे या तो फिर यूनिवर्सिटी में आके, है ना, उसको करना होता है कि ये तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है ना, MCA BCA प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। सिर्फ हम किताब दे दें और वो पढ़ लें और फिर पास कर जाएं, ऐसा संभव है नहीं। फिर जो कंपनी है फिर वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। इसी कारण से जो MCA का कोर्स है जहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को नियरेस्ट स्टडी सेंटर जहाँ पे कंप्यूटर लैब स्थापित है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर के निगरानी में उनको वो ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सीखते हैं और सीखने के बाद फिर उस पेपर में एक्सपर्टाइज होते हैं, फिर वो एग्ज़ाम दे के अपना पेपर क्लियर करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है जो लोग दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, गरीब हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। वो ऐसे लोग, इसके अलावा ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप वो सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं, PG डिप्लोमा का कोर्स कर चुके हैं और किसी कंपनी में वो चले गए हैं, कंपनी में बहुत अच्छा पैसा भी उनको मिल रहा है, हाईली पेड जॉब में है, लेकिन उनको मन में है कि हम काश MCA किए होते तो मेरा और पोजीशन बेहतर होता। तो उसके लिए भी ये दूरस्थ शिक्षा का जो केंद्र है, जो MCA जैसे इग्नू करवाती है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय करवाती है, तो यहाँ से एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो समय मिलेगा नहीं कि आके रेगुलर कोर्स करें। तो उनके लिए सबसे सुविधाजनक क्या है कि वो एक डिस्टेंस मोड में MCA का कोर्स ऑप्ट करें, वहाँ से वो MCA कोर्स करें, वो अपना वहाँ बैठ के सिर्फ जब एग्जामिनेशन उनको देना होता है तब वो आके यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। कुछ काउंसलिंग्स होता है जो आपको पहले मैंने बताया कि ब्लेंडेड मोड में चलता है। वो ब्लेंडेड मोड का मतलब है कि जो थ्योरी पेपर है वो आपका सारा ऑनलाइन मोड में चलेगा। प्रैक्टिकल पेपर के लिए उनको आना पड़ता है काउंसलिंग के लिए कुछ दिन के लिए। सभी प्रैक्टिकल पेपर में नंबर ऑफ आवर्स बटे हुए हैं, कितना आवर्स स्टूडेंट को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है, तभी वो सीखेंगे ना वो टेक्नोलॉजी। तो इस कारण से जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही एक तरह से वरदान है दूरस्थ शिक्षा। जो सवाल आपने किया कि क्या BCA MCA से डिस्टेंस मोड से किया जा सकता है, उनके लिए तो ये वरदान है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है और अच्छे से अपने इस कोर्स को करके और भी नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक सवाल और है कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में कंप्यूटर साइंस में कितना परिवर्तन आया है? ये हर छात्र के मन में ये सवाल होगा। देखिए, पहले और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांसमेंट हुआ है। बिल्कुल। पहले जो अगर 20 साल पहले की बात करें तो जो पढ़ाई था या जो कंप्यूटर साइंस का जो एजुकेशन था वो क्लासरूम, लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक इसी के दरमियान होता था, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा होते थे, है ना। अभी के समय में जो है टेक्निकल जो है वो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अभी वही मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले लोग जो डिपेंड होते थे, जो टीचर जो लेक्चर देंगे उस पर डिपेंड होते थे, या फिर जो टेक्स्ट बुक में रहता था उस पर डिपेंड होते थे। इवन बहुत सारा समय लोगों का जाता था लाइब्रेरी में एक सर्टेन टॉपिक्स को सर्च करने के लिए, उस किताब को सर्च करने में बहुत सारा समय जाता था। लेकिन आज सिस्टम बदल गया है, कंटेक्स्ट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, सभी के पास अपना लैपटॉप होता है। जो लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में एक सिंगल डेस्कटॉप होता है जो उनको दिया जाता है। पहले अगर देखिए तो पहले 1:3 के रेशियो में कंप्यूटर लैब दिया जाता था, मतलब कि एक सिस्टम पे 3 बच्चा कर रहा है और वो सीख रहा है ना। तो अभी टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज़्यादा और एडवांसमेंट होने से बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। बहुत सारे कंटेंट जो हैं आपके वो ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं। स्टूडेंट्स के पास अपना पर्सनल लैपटॉप है, आईपैड है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके पास इंटरनेट है। इंटरनेट रहने के कारण वो बहुत सारे कंटेंट को सर्च करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, बहुत सारे सिमुलेशंस को देखते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस अगर हम तुलना करें पहले और अभी में। एक और क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद जो है जॉब प्रोफाइल या डेजिग्नेशन क्या हो सकती है? इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले रोकना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनका फ़ोन आ रहा है, मैं उनसे जोड़ करना चाहूँगी। उनसे जो है वो आपसे जुड़ेंगे और आपसे सवाल करेंगे, और जो भी सवाल हैं। हेलो शायद जी आप अपना सवाल रख सकते हैं। हमारे साथ अमरनाथ पांडे जी हैं। माफ़ कीजिएगा मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, आप फिर से हमें बोल सकते हैं? अम्बरपुर क्षेत्र में वित्तीय कॉलेज है जी। अम्बरपुर क्षेत्र में वित्तीय कॉलेज है।
मैम माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट रही है, इसलिए हम प्रॉपर जो है आपकी क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे साथ जो डॉक्टर अमरनाथ पांडे जी हैं वो ना नहीं, आपके मुझे सवाल। तो थोड़ा सा लगता है जी। कि वो बीसीए से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रही हैं। जी जी तो अगर आपका क्वेश्चन बीसीए के इस पे है कि बीसीए वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने पहले बताया है कि बीसीए उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रखा है। वो लोग बीसीए आराम से कर सकते हैं, वो किसी भी रेगुलर इंस्टीट्यूशन से भी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस मोड में नालंदा खुला विश्वविद्यालय या फिर इग्नू, दो ठो दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है, उससे वो कर सकते हैं। तो बीसीए आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो चलिए फिर से हम सवालों का जो है सिलसिला है वो फिर से हम शुरू करते हैं और फिर से हम आते हैं वापस। मेरा सवाल ये था कि क्या करियर ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंप्यूटर साइंस क्या सही विकल्प हो सकता है? आज का जो समय है तो सभी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स आप देख रही होंगी, चाहे वो ई कॉमर्स का सेक्टर है, इंटरटेनमेंट का सेक्टर है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, करीब करीब सभी सेक्टर्स में कंप्यूटर साइंस का यूज़ हो रहा है। जी जी। और राइट फ्रॉम द क्लरिकल पोस्ट टू द टॉप मोस्ट लेवल, मतलब कहें तो डेटा एंट्री से लेके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, है ना, या जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, वो सभी स्टाफिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सभी कंपनियां फॉलो कर रही हैं, सभी डिपार्टमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, किसी के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें आएँ और पढ़ के इसको जॉब, अपने इस जॉब को पाएँ। और इसमें बहुत सुनहरा अवसर है, इसमें वो अच्छा करियर बना सकते हैं। जी, कंप्यूटर साइंस में जो है, एक बार फिर से हम आपको रोकना चाहेंगे ना, एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं उनका कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी जी नमस्ते, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चित्रंजन राय है। जी, आपका क्या सवाल है सर, पूछिए। मेरा सवाल ये है, जो अभी जो बच्चे बीटेक कर चुके हैं जी, और वो जॉब भी कर रहे हैं जी, तो वो क्या एमटेक कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से क्या? जी सर। देखिए, एमटेक का जहाँ तक बात है, वो अभी अलाउड नहीं है ओपन यूनिवर्सिटी से कराना। यूजीसी के द्वारा अभी इसका ये नहीं किया गया है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दिया गया है मान्यता। बीटेक जो कर रहे हैं वो एमसीए कर सकते हैं, या फिर अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो एमसीए करके वो नेट कर सकते हैं, या फिर वो पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। बेसिकली एमटेक आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यूजीसी ने ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया है जिसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा एमटेक करवाए। जी, चलिए तो फिर से हम एक बार सवालों के सिलसिला जो है वो फिर से हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि कंप्यूटर साइंस कोर्स जो है वो करने के बाद जॉब प्रोफाइल या डेजिग्नेशन उसकी क्या हो सकती है? जो अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बहुत सारे जॉब्स इसमें रहते हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं। जो बहुत अच्छा कोडिंग जानते हैं, जो बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो एक प्रोग्रामर का पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे जैसे सीनियर होते हैं, अलग अलग पोस्ट उनको मिलते जाता है, बहुत तेज़ी से उनका सैलरी भी बढ़ता है। तो जो प्रोग्रामर का एक पोस्ट हो सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट हो सकता है, सिस्टम एनालिस्ट का पोस्ट हो सकता है, वेब डेवलपर वो बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट भर सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें जो डेजिग्नेशन है, जो कि अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, उनका क्या अपना स्किल है वो उसमें जा सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे फिर माफ़ कीजिएगा, मैं एक बार फिर आपको रोकना चाहूँगी, फ़ोन आ रहे हैं हमारे दर्शक की। हेलो 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 जी, हेलो जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, आप अपना क्वेश्चन बताएं, क्या है? बीटेक के लिए कहाँ पे सही रहे? माफ़ कीजिएगा, आप एक बार और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज़ जो है वो साफ नहीं आ रही है। बीटेक के लिए मैं बोल रहा था कि बीटेक के लिए कहाँ पे सबसे अच्छा है? बीटेक के लिए
जी सर। देखिए बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो उसके लिए तो मैंने पहले क्राइटेरिया बताया था कि जेई क्वालिफाई करके आप जो डिफरेंट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ हैं उसमें आप जा सकते हैं। इससे बेहतर तो पूरे जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन जो हैं जो बीटेक करवाते हैं वो आईआईटीज़ हैं या एनआईटीज़ हैं या फिर ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, इसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका जो आप गूगल में सर्च करके अपने से आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और इसका आप एक माध्यम बना सकते हैं सर्च करने का जहाँ से ये कोर्सेज होता है। उसमें NIRF रैंकिंग जो आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया रैंकिंग है जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग होता है। उसमें आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है और उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से आप बीटेक अगर करना है आपको तो थोड़ा मेहनत कीजिए, जेई क्वालिफाई कीजिए, NIT IITs और ट्रिपल आईआईटीज़ ये सब में जाइए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से कोर्स को करवाया जाता है और बहुत ही हाई पैकेज पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है कंपनी में। जी, तो चलिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे दोबारा आना चाहूँगी और मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ डिस्टेंस मोड में घर बैठे जो है इस कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल होता है। अभी डिस्कस किया था मैंने कि बिहार में जैसे नालंदा खुला विश्वविद्यालय है वो एक फैसिलिटी देता है कि आप घर बैठे डिस्टेंस मोड के थ्रू MCA BCA और भी बहुत सारे कोर्सेज उसमें चलते हैं, कर सकते हैं। लेकिन MCA BCA आप ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी है जो बिहार में बच्चे कर सकते हैं उससे? नालंदा खुला विश्वविद्यालय के अलावा दूरस्थ शिक्षा के मोड से जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे है। इसके अलावा रेगुलर मोड से करीब करीब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, LN मिथिला हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में MCA और BCA का कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो आज के डेट में अवेलेबल है। जो भी छात्र जहाँ भी रहते हैं वो अपने नियरेस्ट विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशन से संपर्क करके वो कर सकते हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, हमारे दर्शक के एक बार फिर से फ़ोन आ रहा है तो मैं उनसे जुड़ना चाहूँगी। हेलो 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 जी मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, अब अपना सवाल बताएं। संबलपुर में BCA कॉलेज है मैडम? जी फिर से बोलें आप। संबलपुर में BCA कॉलेज है मैडम? संबलपुर कहाँ पे है? संबलपुर जी, संबलपुर में क्या BCA कॉलेज है? ये सवाल जी उड़ीसा में है ना। देखिए मैडम वहाँ पे उड़ीसा में भी जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, BCA अब कॉमन कोर्स हो गया है, टेक्निकल ये प्रोफेशनल कोर्स के रूप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये भारतवर्ष के लगभग अच्छे सभी जगह पे सभी इंस्टीट्यूशन में ये कोर्स अवेलेबल होता है। तो संबलपुर में आपके नियरेस्ट जो भी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशन है उनसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ज़रूर वहाँ पे संबलपुर में जो भी कॉलेजेस होंगे वहाँ पे BCA का कोर्स हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से एक काम कर सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। वेबसाइट पे उसका ऑलरेडी एडमिशन डेट्स है, एडमिशन लिंक दिया हुआ है। आप आराम से वहाँ से घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन देने के लिए आपको पटना आना होगा, ये एक थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगी। अगर वहाँ पे आपके क्षेत्र में अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप कर सकते हैं और आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं घर बैठे ही। आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे भेज दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन देने और प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लास करने आपको नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा। एक और कॉल आ रहा है, मैं उनसे भी जुड़ना चाहूँगी। हेलो 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 जी सर, अब अपना नाम बताएं। कनिष्क जी, क्या सवाल है आपका? ये जो है जी डाटा सेंटर या माफ़ कीजिएगा सर, तो आप एक बार आप रिपीट कर सकते हैं अपने सवाल को? ये बीटेक में डाटा सेंटर या फिर साइबर सिक्योरिटी?
आपकी आवाज़ें जो है वो कट रही हैं, माफ़ कीजिएगा। आपके सवाल जो है वो प्रॉपर हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से जो डॉक्टर अमरनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए तो फिर नहीं, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैंने ये लिया, उनको था कि बीटेक में वो डेटा साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी कोई स्पेशलाइजेशन पूछना चाह रहे थे। बेसिकली ये दोनों कोर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड कोर्स है, एक्सपर्टाइज के लिए है और आज के डेट में बहुत ही डिमांडेड कोर्स है। तो हाँ, आप बीटेक के साथ साथ आप डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में आप कोई भी सर्टिफिकेशन जरूर कर सकते हैं और इसके ये आपके लिए जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। जी, चलिए फिर से सवालों का सिलसिला हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं, उन जो ये कोर्स कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल रहता होगा कि ये ई लर्निंग क्या है। बेसिकली जो है होता है वो ई लर्निंग क्या होता है? देखिए, ई लर्निंग कंप्यूटर के माध्यम से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो भी पढ़ाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। तो आज के डेट में, अब कोविड टाइम्स का अगर बात करें तो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो छात्रों को घर बैठे शिक्षा दे रहे थे। दैट वाज आल्सो अ मोड ऑफ ई लर्निंग। वो उसके थ्रू वो शिक्षित कर रहे थे स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा बहुत सारे, अब यूजीसी ने धीरे धीरे वो एक पॉलिसी लाया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है जो एक मापदंड को फॉलो करेंगे उसके लिए बहुत सारे ई लर्निंग कोर्सेज वो करवा सकते हैं और इससे घर बैठे छात्र उस पर्टिकुलर कोर्स को ई लर्निंग के माध्यम से करेंगे। एग्जामिनेशन भी वो ऑनलाइन ही देंगे, उनका इवैल्यूएशन भी ऑनलाइन होगा, उनको डिग्री भी ऑनलाइन मिलेगी। तो ई लर्निंग आने वाले दिन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक उभरेगा ये टेक्नोलॉजी, है ना, और छात्रों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। एक और सवाल है कि डिस्टेंस मोड में और रेगुलर मोड में जो डिग्री होती हैं कंप्यूटर साइंस में, उसमें कितना अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है, दोनों के डिग्री में कोई अंतर नहीं है। यूजीसी ने भी टाइम टू टाइम अपना एक सर्कुलर पब्लिक नोटिस के द्वारा ये जारी किया है। स्टूडेंट के मन में या फिर इस तरह का भ्रम रहता है कि हाँ ये डिस्टेंस मोड से करने से हो सकता है उनके डिग्री का वैलिडिटी नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग डिस्टेंस मोड से भी एमसीए करते हैं या कोई भी डिग्री लेते हैं, रेगुलर मोड से भी जो करते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसके लिए बैठ सकते हैं, दोनों ही यूपीएससी में बैठ सकते हैं, डिफरेंट जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, कंप्यूटर साइंस में छात्रों का भविष्य कितना ज़्यादा सुरक्षित है? देखिए, कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर तो बहुत है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर साइंस आ गया है। छात्र को तैयार होना पड़ेगा, स्टूडेंट को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए छात्र को एक स्किल अपना सेट बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। संभावनाएं बहुत। हमारा जो है कार्यक्रम का समाप्ति का समय हो गया है, तो आना हम फिर जो है एक बार दूसरे जो अभी हमारे जो भी कार्यक्रम है उसको फिर से जो है हम दोबारा आना जो करेंगे। अब हमारी जो है ख़त्म होने ये प्रोग्राम है उसको समाप्ति का समय हो गया है, तो हम चाहेंगे इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे भी और हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी। नमस्कार। नमस्कार।